दिल्ली से राजस्थान जाने वाले हाईवे पर, जो नेशनल हाईवे है, उसी पर जब पुलिस पेट्रोलिंग कर रही होती है, तो लगभग उस टाइम पे सुबह के 6 बज रहे होंगे और पुलिस देखती है कि एक कार जो कि रोड के किनारे जाकर के एक पेड़ से टकराई हुई है। तो पुलिस जैसे ही देखती है, अपनी बाइक को रोकती है और उस कार के पास पहुंचती है। देखती है कि एक शख्स है जो उस गाड़ी से टकराया हुआ है और जो उसके सिर पे भारी चोट आई है। जब उसकी नब्ज़ टटोली जाती है, तो पता चलता है कि ये जो व्यक्ति है, वो मर चुका है। उसके सिर पर बहुत ज़्यादा चोट भी आई थी और उसके अलग-अलग हिस्सों में भी चोट आई थी। अब जैसे ही पुलिस ये देखती है, तो वो हैरान हो जाती है, परेशान हो जाती है। अब उस आदमी के अंदर से आईडी प्रूफ़ खोजने की कोशिश करती है कि कोई आईडी प्रूफ़ मिल जाए, जिससे पता चल सके कि ये जो आदमी है, ये रहने वाला कहाँ का है। लेकिन पुलिस को कोई भी उस व्यक्ति के पॉकेट से आईडी प्रूफ नहीं मिलता है, सिवाय बस कुछ पैसे के। जब पुलिस को अब कुछ भी हाथ नहीं लगता है, तो उस बॉडी को वो पोस्टमार्टम के लिए तो भेज देते हैं और फिर जो गाड़ी है, उस गाड़ी को थाने में लेकर के चले जाते हैं। जैसे ही पुलिस को जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मिलती है, तो वाक़ई चौंकाने वाला खुलासा हो जाता है। दरअसल जो महिला जो व्यक्ति होता है, जो मरा हुआ था, उसको वहाँ पर मार करके उस गाड़ी में रखा गया था। साफ पता चल रहा था कि ये जो व्यक्ति मरा हुआ है, उसको किसी ने मार करके बस गाड़ी को एक्सीडेंटल दिखाया गया इस केस को। और जो व्यक्ति है, उसके अलग-अलग हिस्सों में बहुत ही भारी चोट आई थी। उसके पास कोई आईडी प्रूफ होता नहीं है। तो फिर जो गाड़ी का नंबर होता है, उस नंबर से जो पुलिस है, उसके मालिक का नंबर निकालती है और कहती है कि आपकी जो गाड़ी है, उसका एक्सीडेंट हुआ है, आप जल्द से जल्द इस थाने में आ जाइए। पुलिस मौके पर पहुँचती है और पहुँचते ही जो व्यक्ति होता है, जब उसको पता चलता है कि यहाँ पर गाड़ी का में एक्सीडेंट हो गया है, तो फिर जो वो पुलिस जब उससे पूछताछ करती है, तो बड़ा ही चौंकाने वाला खुलासा होता है। दरअसल उस व्यक्ति ने जो सच्चाई बताई, उसको सुनने के बाद सभी लोग हैरान थे, परेशान थे कि आखिर ऐसी वजह क्या रही होगी, जिस वजह से इतना गलत काम करना पड़ा। नमस्कार, प्रणाम, मैं अविनाश। वारदात तक के एक नए एपिसोड में आज जिस सच्ची घटना के साथ आप लोगों के बीच में आया हूँ, ये सच्ची घटना झारखंड की है। दरअसल झारखंड का रहने वाला एक लड़का होता है, जिसका नाम रितेश होता है। दरअसल जो रितेश है, रितेश बेहद गरीब परिवार का है। उसके घर में माता है, पिता है और एक बहन है। जो लड़का है वहीं पर अपने गाँव में मज़दूरी किया करता था और फिर उससे जो भी गुज़र-बसर हो सकता था अपना किया करता था। लेकिन उससे उसका गुज़ारा नहीं होने वाला था, क्योंकि उसकी बहन की अब शादी फ़िक्स हो चली थी। बहन की अब शादी फ़िक्स होने वाली थी, तो उसको ये लगता है कि अब यहाँ पर हमारे कमाने से कुछ भी होने वाला नहीं है। दरअसल जो रितेश होता है, उसके पास कुछ पैसे जो थे, उसने कुछ पहले पोल्ट्री फ़ार्म खोला और फिर अलग-अलग फ़ील्ड में काम किया, दुकान खोली, लेकिन कहीं भी उसको प्रॉफ़िट नहीं हुआ। सारी जगह से उसको नुकसान होता है। जो रितेश है, वो परेशान हो जाता है कि आखिर वो अब क्या करे? जो लड़का है, वो अपने एक दोस्त जिसका नाम विनीत होता है, उससे बातचीत करता है और कहता है कि यार मुझे कोई काम बता दो जिससे मेरा गुज़र हो सके, मेरी बहन की शादी है। तो जो विनीत होता है वो कहता है कि ठीक है, एक काम करो कि तुम वहाँ से सीधा दिल्ली आ जाओ, यहाँ पर आओ, फिर मैं देखता हूँ तुम्हें कहीं कोई काम लगवाता हूँ। जो रितेश है वो बेहद खुश होता है। फिर अगले ही दिन फिर वो अपने दोस्त के यहाँ दिल्ली के लिए निकल जाता है। वहाँ पहुँचता है, तो फिर वहाँ पर उसका जो दोस्त है, एक छोटी-सी दुकान होती है, उसी दुकान पर उसको रखवा देता है, जहाँ पर उसको महीने के लगभग 10,000 रुपए की सैलरी पे उसको रख लिया जाता है। जब वो लड़का वहाँ पर रहने लगता है, तो फिर जो उस घर की जो मालकिन होती हैं, जिनका नाम शालिनी होता है। दरअसल शालिनी जो एक दिन ऐसे ही बातचीत में रितेश से कहती हैं कि रितेश तुम्हारे अपने घर के बारे में बताओ। तो जो रितेश सारी कहानी बताता है और फिर वो जो महिला है, यानी कि जो शालिनी है, जो मालकिन है रितेश की, वो कहती है कि अच्छा चलो ठीक है, एक मेरा एक काम कर सकते हो? तो वो कहते हैं कि बिल्कुल मालकिन, आप बताइए तो कि करना क्या मुझे है? इस पर जो शालिनी होती है वो कहती है कि मेरी इस घर में बस मैं रहती हूँ और मेरी बेटी रहती है। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी बेटी को स्कूल छोड़ो, क्योंकि मुझे ज़्यादा ड्राइविंग करना नहीं सही से आता है, इसलिए मुझे कॉलेज, स्कूल जाने में, वापस आने में बड़ा ही टाइम लग जाता है। तो जो रितेश होता है वो कहता है कि ठीक है, और रितेश को चूँकि ड्राइविंग आती भी थी, रितेश तैयार हो जाता है और वो प्रतिदिन अब अपनी जो मालकिन की जो लड़की थी, उसको लेकर के आ जाया करता था। रितेश जो था वो विनीत के रूम पर रहा करता था।
तो फिर वहाँ से आता जाता था, तो 1-2 बार उसको ऐसा हुआ कि उसको देर हो जाती है। तो जो मालकिन यानी उसकी सालिनी होती है, वो कहती है एक काम करो कि बाहर एक रूम घर का खाली है, तुम उसी में रह जाया करो और फिर खाना बनाने की भी तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है, घर में खाना बनता है, तुम वहीं पर खाना खा लिया करना और फिर यहाँ पर रहोगे तो बेटी को समय से स्कूल लेकर के आओगे और दुकान भी लेट नाइट तक खोल लिया करोगे। जो रितेश वो बेहद खुश होता है, वो कहता है कि ठीक है, और कहती है मालकिन कि इसके बदले में तुम्हारी जो सैलरी है वो भी बढ़ा करके 15,000 से कर दूँगी, बाकी तुम्हें करना कुछ नहीं रहेगा। जो रितेश है वो बेहद अच्छा लड़का होता है, वो कहता है कि ठीक है। अब रितेश के दिमाग में ये भी आ जाता है कि यहाँ पे कुछ करना भी नहीं है, पैसे भी नहीं दे रहे, भाड़े का जो खर्च आता है, खाने-पीने का जो खर्च आता है, ये सारा जो खर्च हमारा है वो बच जाएगा। रितेश तैयार हो जाता है। अब प्रतिदिन उसका जो काम था वो लेकर के अपनी मालकिन की जो बेटी थी, जिसका नाम मोहिनी होता है, उसको लेकर के स्कूल जाता है, उसको लाता है, ससमय सारा काम निपटा दिया करता था। अब इधर जो मालकिन होती हैं, वो बेहद अच्छे दिल की इंसान होती हैं, लेकिन उनकी सबसे एक बड़ी ही खराब उनके जीवन की बात थी कि जो उनका पति था, वो लगभग 45 साल प्लस का था, यानी कि लगभग 48-48 साल का था। तो जो वो अक्सर काम के सिलसिले में बाहर ही रहा करता था। एक दिन जो शालिनी है वो परेशान रहती हैं रात को के वक्त, तो वो रितेश को फ़ोन करती है और कहती है एक काम करो रितेश, तुम मेरे कमरे में आओ, कुछ बात करनी है। इस पर रितेश टाइम देखता है कि रात के 11 बज रहे हैं, आखिर ऐसी क्या बात है, मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई कि जो मालकिन मुझे इतनी रात को कमरे में बुला रही है। रितेश उठता है और उठ करके सीधा मालकिन के कमरे में जाता है। जो मालकिन है वहाँ पर उसको कहती है बैठो, आज पता नहीं क्यों मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे नींद भी नहीं आ रही है, मैं सोच रही थी तुम्हीं से कुछ बात करती तो मेरा दिल जो है हल्का होता। वो अपनी जितनी आप बीती होती है, सारी आप बीती रितेश से बताना शुरू करती है और रितेश से कहती है कि रितेश, जो मेरा पैर है बड़ा ही दर्द कर रहा है, एक काम करो कि तेल लेकर के आओ और थोड़ा-सा लगा करके और मेरे पैर को भी दबा दो। जो रितेश होता है वो कहता है कि ठीक है मालकिन। वो तेल लेकर के आता है और फिर मालिश करने लगता है अपनी मालकिन के पैरों को, और फिर जो मालकिन है सारी बातें बता रही होती है, तमाम जो भी उनकी जीवन में बीती रहती है, सारी बातें बता रही होती हैं। इसी बीच जब रितेश उनके पैर को दबा रहा होता है, तो जो उसकी मालकिन है, उसका मूड बिगड़ने लगता है और फिर वो कहीं न कहीं रितेश को अपनी तरफ बुलाती हैं और उसको खींच लेती हैं और फिर उसके साथ जो नहीं होना चाहिए था, वो कहानी अब वहाँ से शुरू हो जाती है। अब ऐसे ही जो संबंध बनने का सिलसिला है, अब वहीं से इसकी शुरुआत हो जाती है। ये दोनों एक दूसरे के अंदर समाहित हो जाते हैं, यानी कि ये दोनों एक दूसरे से संबंध बनाने लगते हैं और ये जो संबंध बनाने का जो सिलसिला है, अब एक बार जब शुरू हुआ तो फिर थमने का नाम ही नहीं लेता है। अब जब भी इनको मौका मिलता, तब ये दिन में, रात में जब भी इनको मौका मिलता, ये शारीरिक संबंध बनाया करते थे, क्योंकि जो मालिक होता वो तो काम के सिलसिले में हमेशा बाहर ही रहा करता था। जो बेटी थी वो अपने कमरे में रहा करती थी, वो सो जाया करती थी, अपना पढ़ाई-लिखाई किया करती थी, तो वो ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी इस बात को। अब ये ऐसा इनका सिलसिला चल रहा था, लेकिन कहते हैं कि जो चोरी है या फिर गलत काम है, वो ज़्यादा दिन तक नहीं चल सकता। अब इधर जो रितेश है और जो उसकी मालकिन यानी कि जो शालिनी है, इन दोनों के बीच अब आए दिन संबंध बन रहे थे। एक दिन रात को अचानक से जो बेटी यानी कि जो मोहिनी है, वो उठती है पानी पीने के लिए, तो जिस रास्ते से जा रही होती है, उसी रास्ते में उसकी माँ का कमरा भी पड़ता है। अब देखती है कि जो उसकी माँ है, वो उस कमरे में नहीं है। अब जैसे ही वो देखती है कि उसकी माँ कमरे में नहीं है, तो फिर वो सोचती है कि माँ कहाँ गई? तो फिर वो वहाँ से फिर जाती है किचन में, पानी पीती है। पानी पीने के बाद फिर वो आती है, तो फिर देखती है क्या कि उसकी माँ गई कहाँ? बाथरूम के पास जाती है तो वहाँ भी नहीं दिखती है। तो फिर वो बाहर की तरफ जाती है जहाँ पे रितेश का कमरा होता है। रितेश के कमरे की लाइट जल रही होती है। उस समय रात के लगभग 12 बजे से प्लस का टाइम था, यानी 12 सवा 12 का वक़्त हो रहा था। रितेश के कमरे की लाइट चालू थी, क्योंकि आमतौर पे जो रितेश के कमरे की लाइट थी वो बंद हो जाया करती थी, लेकिन उस रात चालू थी। तो वो रितेश के कमरे के पास जाती है, तो देखती है खिड़की से कि जो अंदर का नज़ारा था, अंदर का जो मंजर था, वाकई हैरान कर देने वाला था। दरअसल जो लड़की है वो देखती है कि जो उसका नौकर है, यानी जो रितेश है और जो उसकी माँ है, दोनों आपत्तिजनक स्थिति में है, दोनों शारीरिक संबंध बना रहे हैं। और जैसे ही इस चीज़ को देखती है वो, फिर वो उसको शर्म आती है और फिर वहाँ से वो सीधा अपने कमरे में जाती है, लेकिन उस रात वो पूरी रात सोती नहीं है। अब ऐसे ही ये सिलसिला कई दिनों तक चलता रहता है और जो मोहिनी है वो अपने कैमरे में, फ़ोन के कैमरे में उस चीज़ को रिकॉर्ड कर लेती है। अब एक दिन जब उससे नहीं रहा जाता है, तो वो रितेश जब उसको छोड़ने जा रहा होता है स्कूल, तो फिर वो कहती है कि जो तुम माँ के साथ कर रहे हो वो बेहद गलत कर रहे हो। इस पर जैसे ही रितेश ये बात सुनता है, वो तुरंत ब्रेक मार देता है और गाड़ी को रोक देता है।
और कहता है कि मैं आपकी माँ के साथ क्या कर रहा हूँ। तो उस पर जो वो लड़की है वो कहती है कि जो तुम करते हो मैं देखती हूँ, हमेशा देख ली हूँ। इस पर जो रितेश होता है वो कहता है कि नहीं, हम दोनों अच्छे दोस्त हैं, हम दोनों अच्छे एक दोस्त की तरह थे, हम लोग बातचीत किया करते हैं। इस पर जो मोहिनी होती है वो तुरंत अपना फ़ोन निकालती है और फ़ोन की जो वीडियो होती है वो रितेश को दिखा देती है। अब जैसे रितेश इस चीज़ को देखता है वो एकदम शर्मा जाता है, वो उससे माफ़ी मांगने लगता है, कहता है कि ठीक है, जो भी तुम कहोगी वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। इस पर जो मोहिनी होती है वो कहती है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और तुम मुझे पसंद करो। जो रितेश होता है वो कहता है कि पसंद तो मैं आपको भी करता हूँ, लेकिन मैं ये कह नहीं सकता कि आखिर हम लोग एक दूसरे से एक कैसे हो सकते हैं, क्योंकि अगर आपकी माँ को अगर ये बात पता चलेगी तो बहुत बुरा हो जाएगा और मेरी जॉब चली जाएगी। इस पर जो मोहिनी होती है वो कहती है कि आपको कुछ भी नहीं होगा, जो भी जिम्मेदारी होगी मैं लेने के लिए तैयार हूँ। और फिर वो अब उस दिन वो स्कूल न जाकर के एक सुनसान जगह पे जाते हैं और उस दिन वो गाड़ी में ही संबंध बनाते हैं। जब भी लड़की यानी कि मोहिनी को मौका मिलता है, यानी कि जब उसकी माँ घर से बाहर हुआ करती थी, अब आए दिन जो मोहिनी थी वो नाटक किया करती थी, उसकी तबीयत खराब है, ऐसे कर करके बहाने बनाया करती थी। क्योंकि कुछ जो उसकी माँ थी वो कुछ समय के लिए बाहर अक्सर चला जाया करती थी, अपनी सहेलियों के चली जाया करती थी। अब जो मोहिनी है उसको वक्त मिल जाया करता था और वो रितेश के साथ शारीरिक संबंध बना पाती थी। अब ऐसे ही ये सिलसिला चल रहा होता है, कुछ समय गुजरता है, यानी कि ऐसे चलते चलते लगभग 5 से 6 महीने का समय गुजर जाता है। इधर एक दिन अचानक से जो मोहिनी है उसके पेट में दर्द होता है, तो वो अपनी माँ से कहती है, माँ मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। जैसे ही शालिनी जो होती है ये बात सुनती है तो फिर वो कहती है कि अच्छा ठीक है, वो डॉक्टर के पास लेकर के जाती है, क्योंकि साथ में रितेश भी जाता है। और जैसे ही डॉक्टर के पास जाती है, डॉक्टर जब जांच करता है तो कहता है कि ये लड़की 2 महीने की प्रेग्नेंट है और ये माँ बनने वाली है। जैसे ही शालिनी इस बात को सुनती है उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि उसकी जो बेटी है जिसकी उम्र महज अभी 17 साल है वो माँ कैसे बनने वाली है। वो कहती है अच्छा ठीक है। अब वो वहाँ से बेटी को कुछ नहीं बोलती, फिर वहाँ से वो रिपोर्ट लेती है और लेकर के अपने घर आती है और उसके बाद से अपनी बेटी को पीटने लगती है, मारने लगती है और पूछने लगती है बता ये कुकर्म किसके साथ किया तुमने। तो उसने कहा कि जिसके साथ आप करती हो मैंने भी उसी के साथ किया, यानी कि जो रितेश है वो कहीं ना कहीं वो मेरा प्रेमी है और आप उसको छोड़ दीजिए, मैं उसी के साथ रहना चाहती हूँ। इस पर जो शालिनी होती है वो बेहद गुस्से में होती है और वो रितेश को भी डांट लगाती है कि तुम मेरे साथ भी ऐसा कर रहे हो, मेरी बेटी के साथ भी कर रहे हो। तो वो कहता है कि मैं मजबूर था क्योंकि इसने हमारी और आपकी वीडियो बना ली थी और ये आप मालिक से कहने के लिए धमकी दे रही थी कि अगर मैं उसके साथ संबंध नहीं बनाता तो वो मुझे धमकाती और मालिक को वीडियो दिखा देती। इस पर जो शालिनी होती है वो कहते अच्छा ठीक है, जो भी होगा इसका हल निकाला जाएगा। लेकिन अब इधर जो शालिनी थी ये बात तो कह देती है, लेकिन उसके मन में कहीं ना कहीं गुस्सा होता है कि अगर ये चाहता तो मना भी कर सकता था, ये बात मुझसे भी कह सकता था, लेकिन कहीं ना कहीं इसके मन में मेरी बेटी के प्रति लालच था, मेरी बेटी के प्रति प्रेम था। ये चाहता था कि इससे शादी करेगा और ये सारी संपत्ति को हथिया लेगा। क्योंकि जो रितेश था और जो मोहिनी थी ये दोनों एक दूसरे से बात कर किए थे कि वो दोनों एक दूसरे से शादी करेंगे। जैसे मोहिनी भी अब अड़ चुकी थी कि उसको रितेश से ही शादी करनी है और जो रितेश था वो भी कह रहा था कि वो शादी करने के लिए तैयार है। लेकिन बात ये आती है कि एक कहाँ करोड़पति मालकिन है और कहाँ एक नौकर है, कभी ये रिश्ता जम ही नहीं पाता। जो शालिनी है अब उस बात को वहीं दबाती है और कहती है कि चलो ठीक है हम तुम्हारी शादी करवा देंगे। अब जो मोहिनी है वो बेहद खुश होती है, रितेश भी खुश हो जाता है। लेकिन कुछ समय बीतता है तो जो रितेश है एक दिन अचानक से जब गाड़ी लेकर के जाता है तो कुछ समय बाद वो वापस ही नहीं आता है। अब जैसे ही वो वापस नहीं आता है तो फिर पता चलता है कि आखिर वो रितेश गया कहाँ। जो मालकिन है यानी जो शालिनी वो भी परेशान है कि आखिर रितेश गया कहाँ। गाड़ी तो लेकर के गया था लेकिन वो वापस ही नहीं आया। शाम के वक्त किसी काम से वो गया रहता है और चूंकि साथ में मालिक भी गए रहते लेकिन मालिक दूसरी गाड़ी से गए रहते हैं, रितेश दूसरी गाड़ी से गया था, शायद किसी को स्टेशन से रिसीव करना होता है। अब अगले दिन जब बात आती है तो फिर जो मालिक है उस मालिक को बुलाया जाता है कि आपकी जो गाड़ी है, आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है, आपको थाने में बुलाया गया है। तो मालिक थाने में पहुंचता है तो फिर वो सारी बातें बताता है और जो सारी कहानी मैंने आपको बताई ये सारी बातें वो खुद बताया रहता है। दरअसल जो मालिक होता है उसका नाम प्रमोद कुमार होता है। जो प्रमोद कुमार थे वो सारी बात बताते हैं कि आखिर वजह क्या थी, आखिर उसने इस एक्सीडेंट को एक एक्सीडेंट की तरह ही क्यों दिखाया, यानी कि एक मर्डर को एक्सीडेंट की तरह क्यों दिखाया।
दरअसल उन्होंने बताया कि जो उनकी बेटी थी, अब वो शादी के लिए एकदम जिद कर चुकी थी, साथ ही साथ वो प्रेग्नेंट थी। जब उसने इस बात को सुना तो वो बिल्कुल ये बर्दाश्त नहीं कर सका कि वो अपनी बेटी की शादी एक नौकर से करेगा। उसने इतनी संपत्ति कमाई है, कहीं न कहीं ये बहुत गलत हो जाएगा कि वो अपनी बेटी की शादी नौकर से करेगा। अब इसीलिए एक ही उपाय था कि उसकी जो जीवन है, यानी कि जो रितेश है, उसके जीवन को समाप्त करना ही बेहतर होगा, ताकि उसको रास्ते से हटाया जा सके। अब जैसे इस बात को रितेश से वो बातचीत करते हैं और कहते हैं कि एक काम करो, तुम मेरी बेटी की लाइफ से चले जाओ, तो जो रितेश होता है वो कहता है, वो भी जिद पे अड़ा था, वो कहता है कि नहीं, मैं बिल्कुल नहीं जाऊँगा। अब इसीलिए उसको जो प्रमोद होता है, यानी जो मालिक होता है, उसको रास्ते से हटाने के लिए एक षड्यंत्र रचता है, अपने दोस्तों का कुछ सहारा लेता है, जिसमें विनय होते हैं और एक होते हैं जिनका नाम सत्येंद्र होता है। सत्येंद्र और विनय मिल करके ये जो प्रमोद है, ये तीनों लोगों ने एक साजिश रची और फिर उसमें उस लड़के को स्टेशन रिसीव करने के बहाने बुलाया और फिर उसको रास्ते में ही उसको बुरी तरह मारा और जान से मारने के बाद फिर उसको गाड़ी को खुद से ही लड़ाए पेड़ में और फिर उसमें बैठा दिया गया उसको, और ताकि वो एक्सीडेंट लगे। और फिलहाल पुलिस के सामने जब ये खुलासा होता है तो सभी लोग हैरान रह जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। दरअसल शालिनी को भी ये नहीं पता होता है कि ये सारा षड्यंत्र उसके पति के द्वारा रचा गया है। दरअसल पुलिस प्रमोद को, उसके साथी यानी विनय को, सत्येंद्र को, तीनों लोगों को पुलिस अरेस्ट करती है और इनको जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। और साथ ही साथ आखिर अब उनके जो रितेश था, अब उसका तो घर ही उजड़ गया। उसकी घर में एक बहन थी जो शादी के लिए थी, क्योंकि कुछ समय पहले ही उसकी बहन ने फ़ोन किया था कि भैया मेरी शादी फिक्स हो चुकी है, अब वहाँ से आप आना तो मेरे लिए कुछ कपड़े लेकर के आना। रितेश ने कहा, वादा किया था कि वो कपड़े अपनी बहन के लिए लेकर के जाएगा, लेकिन अब वो कपड़े शायद अब कभी नहीं आएँगे। जो शालिनी होती है वो अपने घर से जाती है, कुछ पैसे लेकर के जाती है और जो उसकी बॉडी होती है रितेश की, उसको तो दफना दिया जो भी होता है, जला दिया जाता है, उसका क्रियाक्रम खत्म हो जाता है। कुछ समय बाद जो उसकी मालकिन यानी कि जो शालिनी होती हैं, वो अच्छे दिल की थी और वो पैसे लेती हैं और पैसे लेकर के जाती हैं और फिर उसकी जो बहन थी, उसकी बहन की बाकायदा जो शादी फिक्स हुई थी, बहुत ही अच्छे ढंग से, सुव्यवस्थित ढंग से शादी को निपटाया जाता है। दरअसल जो शालिनी थी वो चाहती थी कि चलो ठीक है, रितेश जो है, रितेश से इसकी शादी हो जाएगी उसकी बेटी की, उसको कोई ऐतराज़ नहीं था। लेकिन ये बात प्रमोद को कहीं न कहीं रास नहीं आती है। और जो उसकी बहन है, अब वो अपने ससुराल में गई है, लेकिन जो खुशियाँ भाई दे सकता है, शायद वो पैसे की मोहताज नहीं होती हैं खुशियाँ। तो ये थी आज की पूरी कहानी। इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य हमारा किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। जाते-जाते कुछ हमारे दोस्त हैं जिन्होंने कमेंट किया है। डॉक्टर ए.के. अग्निहोत्री जी हैं प्रयागराज इलाहाबाद से, और सुनील चौधरी जी हैं सेंट्रल जेल बीकानेर से, सबरजीत गिल जी हैं, मीसम जी हैं, सत्येंद्र पटेल जी हैं, जुबेर खान जी हैं, रूप यादव जी हैं, नसीमुद्दीन भाई जी हैं, शाहिद रिजवी जी हैं, कमलकांत पटेल जी हैं। आप तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया कि आप लोग इतना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। उम्मीद है कि ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखेंगे। मिलते हैं कल एक और सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।